मध्य प्रदेश की राजनीति में दतिया एक बार फिर चुनावी अखाड़ा बनने जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। हालांकि कांग्रेस जल्द चुनाव की घोषणा को भाजपा के दबाव में लिया गया फैसला करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि दतिया विधानसभा उपचुनाव पूरी तरह निर्वाचन आयोग की संवैधानिक प्रक्रिया के तहत घोषित किया गया है और उसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि कांग्रेस का इस तरह संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना गलत है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और चुनाव आयोग सभी स्वतंत्र संस्थाएं हैं और उनके निर्णय पर प्रश्न उठाना उचित नहीं है। विजयवर्गीय ने कहा कि किसी भी विधानसभा सीट को लंबे समय तक खाली नहीं रखा जा सकता, इसीलिए आयोग का निर्णय पूरी तरह नियमों के अनुरूप है। इसीलिए चुनाव आयोग के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। दतिया विधानसभा उपचुनाव का ऐलान 6 जुलाई को जारी होगी अधिसूचना। 13 जुलाई तक होंगे नामांकन दाखिल। 14 जुलाई को होगी नामांकन पत्रों की जांच। 16 जुलाई तक वापस लिए जा सकेंगे नाम। 30 जुलाई को मतदान। 3 अगस्त को मतगणना। राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म होने से रिक्त हुई सीट। भाजपा और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई। न्यायपालिका, कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग सब में उन्होंने अपनी आपत्ति लगाई, किसी ने रोक नहीं लगी। इसलिए समय सीमा के अंदर निर्वाचन आयोग को अपना निर्वाचन कराना जरूरी होता है। कोई भी विधानसभा की सीट या लोकसभा की सीट बहुत लंबे समय तक जनप्रतिनिधि के बिना नहीं छोड़ी जा सकती। इसलिए निर्वाचन आयोग ने जो निर्णय लिया, हम उसका स्वागत करते हैं और यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। उधर दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा और चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2023 में दतिया की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती को भारी बहुमत से विधायक चुना था, लेकिन भाजपा और चुनाव आयोग के कथित षड्यंत्र के चलते उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि अब भाजपा जल्दबाजी में उपचुनाव कराकर इस सीट पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि दतिया की जनता एक बार फिर कांग्रेस पर भरोसा जताएगी और इस चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराएगा। दतिया एक महत्वपूर्ण जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को चुनाव हराया था हमारे भारतीय जी। किस प्रकार से चुनाव आयोग जल्दबाजी में चुनाव कराना चाहता दतिया के अंदर उपचुनाव, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये चुनाव हम मजबूती के साथ लड़ेंगे तो दतिया हम दोबारा जीतेंगे। बहरहाल दतिया उपचुनाव कई मायनों में अहम माना जा रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। अब उपचुनाव में भाजपा अपनी खोई सीट वापस पाने की कोशिश करेगी, जबकि कांग्रेस इस जीत को बरकरार रखने की चुनौती से जूझेगी। ऐसे में दतिया का ये चुनाव प्रदेश की राजनीति में नया संदेश देने वाला साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा दतिया पर दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। दतिया उपचुनाव किसके लिए बनेगा सबसे बड़ी परीक्षा? क्या अपनी खोई हुई सीट वापस हासिल कर पाएगी भाजपा? क्या कांग्रेस फिर दोहरा पाएगी 2023 का प्रदर्शन? क्या ये MP की राजनीति की नई दिशा तय करेगा?
तो मध्य प्रदेश की राजनीति में दतिया एक बार फिर से चुनावी अखाड़ा बनने जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव का कार्यक्रम अब घोषित कर दिया है। 30 जुलाई को मतदान होगा, 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। कांग्रेस जल्द ही चुनाव की घोषणा को भाजपा के दबाव में लिया गया फैसला करार दे रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही है कि दतिया विधानसभा उपचुनाव पूरी तरह से निर्वाचन आयोग की संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही घोषित किया गया है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं संदीप पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है ID24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवाल सक्सेना जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। शुरुआत में चलिए संदीप जी आपसे कर लेता हूं। संदीप जी, ये जो दतिया का उपचुनाव है, क्या ये कहा जाए कि ये अब प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है दोनों के लिए ही, भाजपा के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी? कैसे देखते हैं आप इसे, क्या कहेंगे? बिल्कुल दिव्यांशु, प्रतिष्ठा का चुनाव तो है ही, क्योंकि कोई भी चुनाव में प्रतिष्ठा तो दांव पे रहती है। और ये दतिया का मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये जिस तरीके से यहाँ के उनका राजेंद्र भारती का चुनाव वो रद्द हुआ था और उसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव जल्दी होगा और कुछ ना कुछ मतलब स्थिति बदलेंगी। और हाल ही में जो अभी जो निर्वाचन आयोग का मतलब कार्यक्रम आ गया है और 3 तारीख को जो रिजल्ट आने हैं और 30 को मतगणना होगी, तो मुझे लगता है कि ये प्रतिष्ठा का प्रश्न तो है ही, लेकिन इससे मुझे ये नहीं लगता कि कोई सेमीफाइनल है या इस तरीके के आने वाले चुनाव में इसका कोई मतलब फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों स्थानीय स्तर पे ही मतलब वहाँ का इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो भी उभर के सामने आएगी। जिस तरीके से कोई भी उपचुनाव क्षेत्र में वहाँ का दलगत राजनीति, वहाँ का जातीय समीकरण, वहाँ की भौगोलिक जो भी स्थितियाँ हैं, उनके आधार पर ही कुछ होगा। और इसका कोई मतलब अपने आम चुनाव से इस पे बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, एक ये जरूर है कि उत्साह जो जीत विनिंग पार्टी होती है उसे उत्साह तो बढ़ता है, वो एक अलग विषय है, पर इसको उस तरीके से आकलन करके देखा जाए ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है प्रवाल सर, आप इसे कैसे देखते हैं और क्या मानते हैं कि कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये उपचुनाव? देखिए दिवांशु जी, जिस तरह से अभी आपने देखा लगातार राज्यसभा चुनाव भी देखे आपने, और तमाम राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है। और ये चुनाव जो आया है, इस चुनाव की तैयारियां काफ़ी लंबे समय से चल रही थी और फिर ये अवसर मिला और चुनाव आयोग ने जिस तरह से चुनाव पूरे डिक्लेयर किए हैं। देखिए, दतिया वैसे भी एक आध्यात्मिक केंद्र है, माँ पीताम्बरा और माँ धुआं माई का वो गढ़ है जहाँ पूरी दुनिया की नज़रें उस पर रहती हैं। धार्मिक स्थल भी है और तमाम बड़े नेता और तमाम बड़े राज घराने के लोग वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आते हैं। और ये चुनाव में जिस तरह से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी शिकस्त हुई थी, उसके बाद से ही एक मन में उनके एक पीड़ा थी और कि कैसे चुनाव हारे हैं। उसकी अलग अलग वजह हो सकती हैं, वो विश्लेषण अलग है, लेकिन इस चुनाव को लेकर हमेशा से एक बात रही थी कि ये जिस तरह से चुनाव उन्होंने जीता और उसके बाद जो कोर्ट का जो मामला आया, उसके बाद से ही नए सिरे से फिर से एक नई दौड़ शुरू हुई और अब चुनाव नज़दीक है और अभी टिकटों की घोषणा होना है, तमाम चीज़ें होना है, लेकिन ये बात सही है कि इस चुनाव पर सबकी नज़रें रहेंगी। बिल्कुल, निगाहें तो सबकी रहेंगी, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान चर्चा में जुड़ गए हैं, कृष्ण गोपाल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। मीडिया पैनलिस्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। कृष्ण गोपाल जी, अभी हम उमंग सिंगार जी की बात सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जीती हुई सीट पर कथित षड्यंत्र रच करके हरा दिया गया और फिर उसके बाद वो ये दावा कर रहे हैं कि नहीं भाई, इस बार जो उपचुनाव होगा वो भी हम ही जीतेंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस इस समय देश भर में रुदाली की भूमिका में आ चुकी है। हमारे यहाँ परंपरा रही है, भारतीय संस्कृति में एक अलग टाइप के शैली रही है या संस्कृति रही है जो रुदाली के लिए हमेशा तैयार रहती है। कैरेक्टर ऐसा होता है और कांग्रेस आज देश में उस कैरेक्टर को आत्मसात कर चुकी है। संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना, उनकी अवमानना करना, उनके विश्वसनीयता को कटघरे में खड़े करना कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुका है। कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र की जनता को जनप्रतिनिधि विहीन रखने का किसी को अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधि विहीन उस क्षेत्र की जनता को नहीं रखना है, इसलिए उन्होंने ये चुनावी कार्यक्रम घोषित किया है। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को वोटिंग होगी। 6 जुलाई से इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी, ऐसा चुनाव आयोग ने अपनी ब्रीफिंग में कहा है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, कांग्रेस जो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर आकर रुदाली की भूमिका अदा करती है या टीवी में डिबेट में जाकर उनके नेता
अभी उमंग सिंगार जी को मैं सुन रहा था, उसी भूमिका में वो भी नजर आए। भैया आपको ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता प्रत्येक बूथ पर आपको नकारती चली जा रही है। बूथों पर कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है। जो कार्यकर्ता पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, उनमें से किसी न किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का 2.5 लाख का घर मिल गया है। किसी के परिजन ने आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज करवा लिया है, जो नरेंद्र मोदी जी ने प्रदान किया है। मध्य प्रदेश सरकार लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से प्रतिमाह पैसा दे रही है। घर में 2-2, 3-3 बहनें उसका लाभ ले रही हैं। किसान सम्मान निधि के 6,000 हर किसान के खाते में आ रहे हैं। तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो बूथ पे उनके लिए खड़ा होता था, जब लाभान्वित हुआ इन योजनाओं के माध्यम से, तो उसको लगा 60 साल मेरे कांग्रेस ने वैसे ही गंवा दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में 10 साल से 12 साल से, और इन सब योजनाओं का लाभ मेरे परिजन पूरा ले रहे हैं। तो वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गया। अब कांग्रेस पार्टी के पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ रोने के, धोने के और बहाना खोजने के। अब वो बहाना खोज रहे हैं किसी प्रकार। उनको मालूम है कि चुनाव में हार होना है। देखिए, दतिया की पीताम्बरा माई, उनका आशीर्वाद लेंगे भारतीय जनता पार्टी के ही भाई, क्योंकि जनता जनार्दन दतिया की देख चुकी है पिछले 2.5 साल में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि ने किस प्रकार से लोगों से कनेक्शन विहीन रहे, वो कम्युनिकेशन उनका टूटा हुआ था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने पूर्व विधायक देखे नरोत्तम मिश्रा जी, जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता हैं। उसके बाद भी जनता से उनका जो कनेक्शन था, जुड़ाव था, क्षेत्र में आना जाना था, वह विलक्षण था। और आज भी दतिया की जनता देख रही है, एक तरफ नरोत्तम मिश्रा जी हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के निवर्तमान, जो जिनको हटा दिया गया चुनाव प्रक्रिया के तहत, बीच में से बाहर कर दिया गया, वो थे। 2.5 साल में उनका जनता से कितना कनेक्ट वो अपने आप को कर पाए, कितना बीच में जा पाए। तो जनता देख रही है कि उनसे ज्यादा हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता नरोत्तम मिश्रा जी रहे। तो भारतीय जनता पार्टी एक तो अपने नेता के माध्यम से क्षेत्र में रही, दूसरा कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्र में रही। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और संगठन 365 दिन 24 घंटे लगातार जनता के बीच बना रहता है। हमारा कार्यकर्ता जनता को मध्य प्रदेश और देश की जो कल्याणकारी योजना है उनका लाभ दिलाने के लिए आगे बढ़ता रहता है। प्रशासन जनता के हित में खड़ा रहता है। हमारी उन पर नकेल रहती है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के घर आ रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, लाडली लक्ष्मी योजना है, या किसान सम्मान निधि है, या उज्ज्वला योजना है, या सड़कें हैं, या पानी है, या बिजली है, हमने हर सुविधा मध्य प्रदेश की जनता को अपनी सरकार के माध्यम से देने का काम किया है। 2.5 साल से मोहन यादव जी की सरकार है, उसके पहले 2004 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, दिल्ली में मोदी जी की सरकार है। तीनों की जो जुगलबंदी है वो जनता को सब कुछ दिला रही है। दूसरी ओर पीताम्बरा माई का हम सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, उसमें श्रद्धा रखते हैं। ये वो लोग हैं जो लगातार अनास्था की बात करते हैं, हिंदुओं को तोड़ने की बात करते हैं। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों में जाति की बात करती है? नहीं करती। ईसाइयों में जाति की बात करती है? नहीं करती। उनके लिए वो एक धर्म है। और जैसे हिंदुओं की बात आती है तो अगड़े दलित पिछड़े उसमें बांटने का प्रयास करती है। आज देश की जनता इनकी 60 साल की राजनीति को पहचान कर और देखकर इनको नकार चुकी है, इनको लगातार पराजित कर रही है। ठीक है कृष्ण गोपाल जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, आपने कनेक्शन फैक्टर की बात की। संदीप जी, प्रवाल जी, कनेक्शन फैक्टर की वो बात कर रहे हैं कि वो जो एक होता है ना कि जनता से जुड़ाव, उनकी बात से मुझे कुछ याद आ गया। जब 2018 में मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था और जब कांग्रेस की सरकार जीत करके आई थी, उसके कुछ ही समय के बाद, क्योंकि मैं भी जनता के बीच में गया और थोड़ा किसानों से भी मैंने संवाद किया, तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ उस सरकार के बनने के 1-1.5 साल बाद की, मतलब 1-1.25 साल बाद की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 1.5 साल तो वो रही नहीं, वो 15 महीने की सरकार थी। 15-16 महीने में सरकार जो है गिर गई थी और वापस एक बार शिवराज जी सीएम बन गए थे। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब मैंने बात की थी लोगों से, तो कहीं ना कहीं वो एक जो कनेक्शन फैक्टर जिसकी बात जो कृष्ण गोपाल जी कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। लोग कहते थे कि नहीं मामा ही ठीक थे, और मामा होते थे तो तौल समय पे हो जाता था, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के वो इस तरह की बातें करते थे। तो कनेक्शन फैक्टर की वो बात कर रहे हैं कि जो नरोत्तम जी से जो एक कनेक्शन फैक्टर है जनता का, दतिया की जो स्पेशली जो जनता है, और वो एक बात कह रहे हैं कि भाई 2.5 साल में राजेंद्र भारती जी कितनी बार जनता के बीच में गए या कितना उनका किस तरह का जुड़ाव रहा, वो एक
चर्चा का विषय है और उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? जी संदीप जी और प्रवाल जी, मैं चाहूंगा दोनों आप एक एक करके टिप्पणी करें इसमें। जी संदीप जी, आप पहले आप बोलें। मुझे लगता है, देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, नरोत्तम जी बहुत जननेता हैं क्षेत्र के और वैसे भी भाजपा के बड़े नेता हैं, तो उनकी लोकप्रियता को लेकर कोई बात, उसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। लेकिन स्थितियां तो मतलब जैसा आपने कहा अभी उन्होंने कि भाई कि दतिया माई की कृपा किसको होगी, देखिए कृपा पाने तो दोनों ही जाएंगे अपने अपने उम्मीदवार, है ना। लेकिन मेरा कहना है कि माई की कृपा के पहले भैरव की कृपा जरूरी है और यहाँ पे भैरव वो हैं जो टिकट देंगे। तो अब देखिए कि टिकट किसको मिलती है और कौन मिलता है। लेकिन ये बात पक्की है कि नरोत्तम जी जनाधार वाले नेता हैं और उस समय का जो गैप है, उन्होंने क्या, कांग्रेस गवर्नमेंट में ये हुआ था, देखिए आप पूरे कैबिनेट मंत्री बन गए तो सब बहुत कम उम्र के थे, तो कम उम्र के लोगों को जहाज पकड़ा दिए थे। तो वो वाली स्थिति जो थी, तो उस समय थोड़ा सा धरातल पे आने में उनको, और इतने साल बाद आया था उनका मौका, तो वो खुद मतलब किम कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति बन गई थी उस समय सत्ताधारियों की। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, तो देखिए एक तो लंबा समय समंदर की तरह है उसका, जैसे कहा ना कि दाएं से बाएं तक और ऊपर से नीचे तक चारों तरफ पानी पानी है। तो भारतीय जनता पार्टी के तो कार्यकर्ता भी भरपूर हैं, मतलब उनको तो अब बनाए रखना एक चुनौती है। मतलब इतना वृहद परिवार हो गया है कि उसको पूरे जोड़े रखना चुनौती है, आप कार्यकर्ताओं को इकट्ठा रखना चुनौती, मतलब बड़ी चुनौती है कि इतने लोगों को संभाले रखना। तो वो एक अलग है। इनकी तो अभी स्थिति मतलब दिनों दिन बदल रही है, अब किस तरह बदल पाते हैं क्या विपक्ष, लेकिन अच्छे लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष जरूरी है। बिल्कुल, अब कहाँ तक उस बात को वो विपक्ष वाले इस बात को समझ पाते हैं तो ये तो समय बताएगा। मैं प्रवाल जी से कहता हूँ इस पर आगे बढ़ाएं। जी प्रवाल जी। नहीं, संदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही कि स्वस्थ प्रजातंत्र में एक मजबूत विपक्ष इसलिए जरूरी है कि वो सत्ता पक्ष को आईना दिखाता है, और कुछ लोग जो सत्ता पक्ष में हैं जो अपनी बात नहीं कर पाते हैं, वो आप देखा पत्रकारों से संदीप जी बात करते हैं, वो भी कम से कम इस बात पर सहमत रहते हैं कि चलो हम नहीं कर रहे तो सामने वाली टेबल पे बैठे हैं वो हमारी पीड़ा को या हमारी बात को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाते हैं। जहाँ तक सवाल दतिया का है, तो बिल्कुल ये तो सच है कि वो नरोत्तम जी हमेशा सक्रिय रहते हैं। दतिया के साथ साथ डबरा में भी वो सक्रिय रहते हैं, वहाँ पर भी नवग्रह मंदिर जो उन्होंने बनाया एक बड़ा खूबसूरत सा, तो वो उनका कनेक्शन जो है वो दतिया डबरा में है और मजबूत है, और उतना ही टाइम वो भोपाल में भी देते हैं। तो वो एक जीवन संपर्क बनाने में वो बहुत अच्छे नेताओं में शुमार हैं और जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। उन्होंने कहा भी था, आपको पाठक जी और दिव्यांशु याद होगा कि उनकी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं, ये एक उनका बड़ा फेमस वो हुआ था। तो उनके चर्चे हमेशा रहते हैं और चर्चा बने रहते हैं, और वो निश्चित रूप से इस चुनाव में भी वो पूरी तरह चर्चा में ही रहेंगे। ठीक ठीक। कृष्ण गोपाल जी, अभी जैसे संदीप जी ने एक बात कही थी कि भाजपा का जो परिवार है वो इतना बड़ा हो गया है कि सबको जोड़ के रखना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। मैं चाहूंगा कि आप इस पर एक टिप्पणी करें। और एक सवाल मेरा आपसे यह भी रहेगा कि जैसे अभी आप अपने पिछले वक्तव्य में कह रहे थे कि माई का जो आशीर्वाद है, पीताम्बरा माई का, वो तो हमें ही मिलेगा, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है आपको। तो मैं ये आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये इतना कॉन्फिडेंस आ कैसे रहा है, मतलब आपको इतना भरोसा है कि नहीं भाई जनता तो हमें ही लेकर के आएगी वापस से, क्या कहेंगे कृष्ण गोपाल जी? पहले तो मैं बिंदुवार जवाब दूंगा। आपका पहला पॉइंट था कि इतने बड़े परिवार को आप संभाल कर कैसे रखते हैं। जी, आज हम विश्व में सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, 18 करोड़ के आसपास हमारे सदस्य हैं, और यह किसी आप देश के किसी या दुनिया के किसी दल में आपको यह विलक्षण बात देखने को नहीं मिलेगी कि हमारे यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता के पास काम है, बूथ की हमारी टीम है, मंडल है, शक्ति केंद्र है, सेक्टर है, जिला है, अन्य मोर्चे हैं, समितियां हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो पदाधिकारी नहीं है उनको भी काम दे रखा है। आज हम देखें मध्य प्रदेश में हम बहुत सारे लोगों को पदाधिकारी नहीं बना पाए थे या कार्यकारिणी सदस्य नहीं बना पाए, प्रांत में वो सारे वरिष्ठ है, तो कोई जिले का प्रभारी है, कोई संभाग का प्रभारी है, कोई किसी मोर्चे का प्रभारी है। तो हमारे पास हर कार्यकर्ता के लिए काम है और उनको देने के लिए स्नेह है, संपर्क है, संवाद है और समन्वय है। संपर्क, संवाद, समन्वय के साथ साथ स्नेह भी हम देते हैं, हमारी लीडरशिप देती है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे मोहन यादव जी हैं, चाहे नितिन नवीन जी हो या हेमंत खंडेलवाल जी हो, सभी एक ही पद्धति के कार्यकर्ता हैं, मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता हैं, और आज वो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इस बात का जवाब प्रश्न कोई मायने नहीं रखता है कि हम संभालते कैसे हैं, हम स्नेह के साथ संभालते हैं, पारिवारिक भाव से, बंधन से जुड़े हुए हैं, उस नाते सबको संभाल कर रखते हैं। रही बात पीताम्बरा माई के आशीर्वाद की, तो जनता आशीर्वाद देने को पीताम्बरा माई का भारतीय जनता पार्टी को तैयार बैठी है।
मगर आज दतिया की जनता तुलना कर रही है कि कहाँ 2.5 साल का ये एक कलुषित, जिसको हम बोल सकते हैं, वह कालखंड रहा कि हम अपने जनप्रतिनिधि को देखने के लिए तरस गए। दूसरी ओर एक भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि था जो क्षेत्र में भी रहता था, क्षेत्र में के विकास की बात भी करता था, योजनाएं स्वीकृत करा के लाता था और उनको क्रियान्वित भी कराता था, रिजल्ट देता था। आज दतिया का जो डेवलपमेंट है प्रदेश के, वो 4, 5, 6 अच्छे विधानसभा क्षेत्रों में शुमार है। नरोत्तम मिश्रा जी ने मध्य प्रदेश सरकार में या विधायक रहते हुए लगातार दतिया और दतिया वासियों की सेवा की है, उनसे आत्मीय और पारिवारिक संबंध बनाए हैं। हर राजनेता के साथ एक कालखंड ऐसा आता है, छोटा सा टुकड़ा जीवन में, जो इस तरह की उसके साथ घटना घटित हो जाती है, जो नरोत्तम मिश्रा जी 2023 में कुछ वोटों के अंतर से पीछे रह गए। आज दतिया की जनता उसकी भरपाई करने के लिए आप दतिया की गलियों में घूमिए, दतिया की घरों में आप लोगों से कांटेक्ट करिए, तो बोलते हैं कि दतिया वासियों से गलती हो गई। और आज हम भारतीय जनता पार्टी को अपना अपार समर्थन देकर, जो 2023 में हमसे चूक हो गई थी, उसका सुधार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को इतने मतों से वहां से विजयी बनाकर भेजेंगे कि वो प्रदेश के किसी विधानसभा क्षेत्र या उपचुनाव में इतिहास रचेगा। तभी तो मैं कहता हूं, जय पीताम्बरा माई, और आशीर्वाद लेंगे भारतीय जनता पार्टी के ही भाई, और वहां की जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद देने को तैयार बैठी है। ठीक ठीक ठीक, चलिए ठीक है, ये तो हुई भारतीय जनता पार्टी की बात। चलिए संदीप जी, अब थोड़ा बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के लिए आपको क्या लगता है कि ये जो उपचुनाव है ये कितनी बड़ी चुनौती है और किसे कैंडिडेट बना सकती है कांग्रेस, क्या लगता है आपको? कांग्रेस के लिए तो अब हर सीट की चुनाव की लड़ाई करो या मरो की है। उनके पास जो खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, जो कुछ है पाना ही है। तो उस स्थिति में, उस स्टेज पे जब कोई आ जाता है, तो मैंने इसीलिए तो कहा कि संभालना और संभलने की जो मैंने बात कही थी, वो उन्होंने एक दार्शनिक पक्ष रखा उसका। मेरा कहना था कि जब कोई आदमी सब खो चुका होता है तो वो ज़्यादा आक्रामक होता है। तो उस स्थिति में कांग्रेस अब आ गई है। वो अब उसका डायरेक्शन किस तरह होता है, वो जनता को अपने मतों में किस तरह परिवर्तित कर पाती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप ये बात भी, अब आयतित नेता तो कहीं चलते नहीं है। आप ये देख लीजिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, आजकल तो स्थानीय नेता जिसका उस क्षेत्र से जुड़ाव रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो कोई इस तरीके का कोई विकल्प वाली बात ही नहीं है कोई। वहां तो जो होगा सब कैडर के हिसाब से वो सब ठीक ही होगा। लेकिन कांग्रेस में अब किसको टिकट देते हैं वो, और आगे समय में क्या करते हैं, उनका क्या पहनापन है, क्योंकि बाहर से तो कोई आएगा नहीं, होगा कोई स्थानीय ही वहां का। लेकिन या तो हो सकता है पूर्व के जो हैं जो उनको रिपीट करें, और या कोई नई योजना हो, तो अभी तो कहना पाना मुश्किल है। बट सवाल ये है ना प्रवाल सर, कि कांग्रेस क्या लेके जाएगी जनता के बीच में? भाई 2.5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है राजेंद्र भारती जी का, उस समय कुछ ऐसा बहुत चमत्कारी काम अगर दतिया में हुआ हो तो ऐसा मेरी समझ से तो मुझे नहीं दिखाई देता। तो क्या प्रोजेक्ट करेगी जनता के सामने कांग्रेस कि भाई हमें आप वोट दीजिए, हम आपके लिए करेंगे, या आप हमें आशीर्वाद दीजिए? क्या लगता है आपको? देखिए दिव्यांशु जी, जहाँ तक मेरा जो पत्रकारिता का अनुभव है, पाठक जी भी से सहमत होंगे, राजेंद्र भारती जी अपने पुत्र के लिए कोशिश करेंगे। पिछले दिनों उन्होंने अपने बेटे को जो है वो राहुल गांधी से भी मिलवाने ले गए थे, वो इंट्रोड्यूस करवाया था। और जहाँ तक सवाल है राजेंद्र भारती जी का, तो कई बार विधानसभा में भी हम लोगों से चर्चा हुई उनकी, और एक बार दिल्ली में भी, वो एमपी भवन में भी उनसे चर्चा हुई। तो उनका कहना था कि 2.5 साल में उनको काम करने ही नहीं दिया गया। तो हम लोगों ने पूछा कैसे नहीं करने दिया गया, तो उन्होंने कहा जो उन्हें विधायक निधि अपने पंचों को, सरपंचों को, जो छोटे जनप्रतिनिधि रहते हैं, उनको दिलवाई दी, उन्होंने वो वापस कर दी। अब उनका आरोप था कि पूर्व नेता के डर से या उनके दबाव के चलते, तो हम अगर आप देखें तो हम अपनी विधायक निधि का सही उपयोग ही नहीं कर पाए। ये उनका पत्रकारों से एक आरोप भी था और बातचीत में उन्होंने कहा भी। तो मुझे लगता है कि इन्हीं सब बातों को लेके फिर से वो चुनाव में जाएंगे और बातचीत करेंगे। बोले हमें भारी दबाव में काम करना पड़ा, हमें लगा ही नहीं कि हम विधायक थे वहाँ। तो ये तमाम बातें, ये तो क्योंकि अब कांग्रेस के वो विधायक थे, अब नहीं है, तो उनके आरोप थे जो मैंने आपके साथ में साझा किए। अब सच्चाई क्या है तो अपन वहाँ के लोग ही, स्थानीय लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, वही सही बता सकते हैं। कुल मिला के इन तमाम चीजों, मुद्दों को ही वो इस उपचुनाव में उठाएंगे। ठीक है, कृष्ण गोपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, देखिए कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं का यह हाल और आलम है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ, और कोर्ट फटकार लगाए तो माफी मांग लो।
अब ये जो बात सुनने में आ रही है वो अपनी विधायक निधि का उपयोग नहीं कर पाए 2.5 साल में राजेंद्र भारती जी, और आरोप लगा रहे हैं सरपंचों पर या जनता पर कि भाई मैं तो रुपये देना चाहता था, इन्होंने लिए नहीं या वापस कर दिए। ऐसा कौन होगा जो अपने गांव का विकास के लिए कहीं से उसको विधायक निधि मिल रही है और मना करेगा? राहुल गांधी जी का भी यही हाल है। देखिए, चौकीदार चोरे नारा लगाकर बाद में माफी मांग ली, राफेल के मामले में माफी मांग ली जाकर, और अभी अभी हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के परिवार का मामला आया, जब फटकार लगी तो माफी मांग ली कि मेरे से अनजाने में ये सब निकल गया। राजेंद्र भारती भी यही करना चाहते हैं। अभी आप देखिए, दतिया की जनता घरों से निकलकर सामने आएगी, जनप्रतिनिधि निकलकर सामने आएंगे कि नाम बताइए आप, किसने आपको विधायक निधि देने से मना किया या किसने लेने से मना किया, फिर माफी मांग लेंगे कि अरे वो हो गया, थोड़ा सा वो गलतफहमी हो गई थी, मेरे मुंह से निकल गया, मैं माफी मांगता हूं। तो राहुल गांधी हो या राजेंद्र भारती हो, झूठ बोलना, आरोप लगाना, और जब फंस जाते हैं तो माफी मांगना इनका स्वभाव बन गया है। इन्होंने कभी क्षेत्र की राजनीति नहीं की, सिर्फ सोशल मीडिया पर गाल बजाना, डिबेट देते समय गाल बजाना, इनका यही काम रह गया है। जनता से ना इनका कोई सरोकार है, जनता को ना सुविधाओं से इनका सरोकार है, ना देश से इनका सरोकार है। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते कब देश विरोधी हो गए हैं और उस सीमा रेखा को लांघ गए। इसीलिए तो देश की जनता इनको पहचान गई है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे देश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जितने चुनाव हो रहे हैं स्टेटों के, सब में इनको नकार रही है, लताड़ लगा रही है, लेकिन ये है कि सुधरने वाले नहीं है। ठीक 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 ठीक। चलिए अब देखते हैं कि ये जो 30 जुलाई को मतदान होना है और 3 तारीख को तो रिजल्ट आ ही जाएगा, पता चल ही जाएगा कि जनता किसे आशीर्वाद दे रही है और पीताम्बरा माई का आशीर्वाद किस पर बरसता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता के चलते इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।